ओके, होल्डिंग कंपनी का आज फिफ्थ क्लास है. टुडे वी विल बी लर्निंग और स्टडिंग विथ प्री एक्विजिशन डिविडेंड. प्री एक्विजिशन डिविडेंड्स का मतलब क्या होता है? प्री एक्विजिशन डिविडेंड का मतलब होता है डिविडेंड्स रिसीव्ड बाय द होल्डिंग कंपनी और पेरेंट कंपनी after the date of acquisition for the period before the date of acquisition. सर मतलब समझ में नहीं आ रहा है, एकदम समझाएगा. आप एक बार इसको लिख लो, स्टार मार्क दे के रखो, इसको इंपॉर्टेंट है. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब हो रहा है, सपोज आप होल्डिंग कंपनी एच लिमिटेड परचेस्ड 80% शेयर, ठीक है, परसेंटेज दे दिया, ऑफ एस लिमिटेड ऑन 1/4/2020. एस लिमिटेड paid dividend for 2019-20 on 1/7/2020 is equal to 50,000. प्लीज राइट डाउन. एग्जाम्पल है ये हम लोग का. नाउ इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब हो रहा है कि हम लोग का 1/4/2020 में होल्डिंग लिमिटेड सब्सिडियरी का शेयर्स खरीदा और उसके बाद सब्सिडियरी ने एक साथ 2020 को 50,000 का डिविडेंड पेमेंट किया. तो ये डिविडेंड जो 50,000 पेमेंट किया, इसका दो पार्ट आएगा. एक मिलेगा एच लिमिटेड को और दूसरा वाला मिलेगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट या रिमेनिंग अदर्स को. होल्डिंग कंपनी को मिलेगा कितना है? 80%, क्योंकि वो 80% का मालिक है. बाकी शेयर होल्डर को 20%. अब ध्यान से सुनो, ये जो 80% होल्डिंग को मिला, दैट इज 40,000 रुपीज ऑफ डिविडेंड. ये डिविडेंड कौन सा साल का है? ये डिविडेंड हम लोग का है लास्ट ईयर का, 1920 का. क्या होल्डिंग इस साल मतलब 1920 में उसका शेयर्स उसके पास था? मतलब क्या वो होल्डिंग कंपनी था एच लिमिटेड? नो, एच लिमिटेड बिकम होल्डिंग ओनली इन 2021. दिस इज द करंट ईयर. 1/4/2020 को खरीदा, तो यानी कि ये करंट ईयर में शेयर्स खरीदा, करंट ईयर में वो होल्डिंग बना. तो करंट ईयर में उसको डिविडेंड मिला तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट दिस डिविडेंड इज पेड फॉर द लास्ट ईयर. जिस साल के लिए उसको डिविडेंड मिल रहा है उस साल का वो शेयर होल्डर था ही नहीं. तो सर क्या करना पड़ता है? तो इसको ना प्री एक्विजिशन डिविडेंड कहना पड़ता है. इसको क्या कहलाता है? इसको कहलाता है प्री एक्विजिशन डिविडेंड. दिस इज नोन एज प्री एक्विजिशन डिविडेंड. मतलब डिविडेंड which is for the period before the date of holding.
देखो, जो उसको मिला डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद, बट फॉर द पीरियड बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन, इसको प्री एक्विजिशन डिविडेंड कहलाता है। नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज प्री एक्विजिशन डिविडेंड। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? देखो, आपने एस लिमिटेड का शेयर खरीदा, से कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,50,000। अब ये 1.5 लाख में सब्सिडियरी ने क्या किया? सब्सिडियरी ऑब्वियसली आपसे 1.5 लाख रुपया मांगा फॉर 80% शेयर्स, ये सोच के कि सब्सिडियरी तो डिविडेंड देगा आपको, तो आपको तो बैठे बैठे डिविडेंड मिल गया। सोचो, एक साथ 2020 को हाउ मेनी मंथ्स हैव पास्ड? एक 4 में खरीदा, एक 4 के बाद 4, 5, 6, 3 महीना में आपने होल्ड किया और आपको पूरा साल का डिविडेंड मिला, लास्ट ईयर का डिविडेंड मिल गया। ये तो आपको मिलना नहीं चाहिए, बिकॉज लास्ट ईयर का डिविडेंड आप तो तब शेयर होल्डर नहीं था। तो सर क्या करेंगे? इसीलिए सब्सिडियरी क्या करता है? सब्सिडियरी अपना शेयर्स का प्राइस को बढ़ा के आपसे पैसा कलेक्ट करता है। तो दिस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट includes the pre-acquisition dividend of 40,000. In order to calculate actual cost of control, dividend, goodwill या capital reserve निकालने के लिए, in order to calculate actual cost of control, हम लोग cost of investment 1.5 लाख में से less pre-acquisition dividend माइनस कर देंगे जो होल्डिंग को मिला 40,000। फिर से समझाएंगे, नथिंग टू वरी। तो नेट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी 1,10,000। दिस इज जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट अकाउंट हम लोग जो सेमिस्टर 5 में किए थे शायद, या दूसरा एक चैप्टर में आप लोग का किया होगा, प्रोफेशनल कोर्सेज में दोनों है आपका, तो व्हाटएवर। तो ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हम लोग का क्या रहता है? डिविडेंड प्री एक्विजिशन या कम डिविडेंड वाला कॉन्सेप्ट रहता है। ये हो गया कम डिविडेंड वाला कॉन्सेप्ट, मतलब सब्सिडियरी आपको जब शेयर बेचा ना, वो आपसे डिविडेंड का पैसा भी कलेक्ट कर लिया, क्योंकि वो उसको भी पता है कि वो अभी डिविडेंड देने वाला है। एंड यू ऑल्सो नो कि जैसे आप शेयर खरीदोगे कुछ दिन के बाद आपको मिल जाएगा पैसा डिविडेंड का। दस ऑलवेज रिमेंबर, प्री एक्विजिशन डिविडेंड शैल बी एडजस्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, इसका जर्नल एंट्री हम आपको एक बार बता दे रहा है, इसको लिख लीजिए तो कि आपको कंसेप्ट क्लियर रहे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, किसका बुक में? होल्डिंग कंपनी का बुक में। इन्वेस्टमेंट को घटाना है, पैसा बैंक में आता है, तो ये हम लोग को एक्चुअल में करना चाहिए ना। आई वुड लाइक टू वेट ओवर हियर, हम सब लोग से यही क्वेश्चन पूछेगा कि आपको यहां तक क्लियर है? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू इन केस ऑफ कैश फ्लो, व्हाइल डूइंग कैश फ्लो, कि प्रोपोज डिविडेंड वाला कॉन्सेप्ट लास्ट ईयर में प्रोपोज होता है, इस साल पेमेंट होता है। तो सब्सिडियरी ने लास्ट ईयर में पैसा पीएल से हटाया होगा, लेकिन एक्चुअल पेमेंट तो वो करंट ईयर में करता है, यही तो होता है। तो करंट ईयर में वो जो 50,000 का डिविडेंड दिया, दिस एक्चुअली रिलेट्स फॉर द लास्ट ईयर। बट थिंक अबाउट होल्डिंग कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, वो बंदा सिर्फ 3 महीना होल्ड किया और उसका लास्ट ईयर का डिविडेंड मिल चुका। तो देयरफॉर आप समझो कि होल्डिंग कंपनी जब सब्सिडियरी से शेयर खरीद रहा है, आप सब्सिडियरी को ये समझो कि वो प्रीवियस ओनर है। तो प्रीवियस ओनर जब भी होल्ड करके शेयर को बेचता था, वो कुछ महीने का जो इंटरेस्ट ड्यू होता था वो बायर से कलेक्ट कर लेते थे, कम इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट। तो सेम कॉन्सेप्ट ओवर हियर आल्सो, द प्राइस दैट इज कोटेड, that is 1,50,000 of cost of investment, subsidiary is charging that money including dividend। मतलब आप जब भी शेयर्स खरीदोगे सब्सिडियरी से, सब्सिडियरी का अगर प्रोपोज डिविडेंड किया हुआ है, तो ऑब्वियसली आपको ये पता है कि आपको खरीदने के बाद 40,000 तो आपको डिविडेंड मिल ही जाएगा, तो यू आर ऑलवेज विलिंग टू पे 40,000 मोर। तो ये 1.5 लाख रुपया आपने जो पेमेंट किया, इसमें से 40,000 यू वेर ऑलरेडी विलिंग टू पे, क्योंकि आपको पता है ये पैसा आपको मिल ही जाएगा वापस। तो यहाँ पर आपका ये एक्चुअल ट्रू कॉस्ट, ट्रू गुडविल निकालने के लिए ये 40,000 को हमको हटाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द ट्रू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ट्रू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हुआ फिर? 1,10,000। इसके बाद लेस प्रोपोर्शनल शेयर कैपिटल, लेस कैपिटल प्रॉफिट, वट एवर इट कम्स, नॉर्मल हो जाएगा।
तो यही रूल है, ये जर्नल एंट्री मैंने आपको करवा दिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को डाउनग्रेडेशन करना पड़ेगा, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा, इसलिए मैंने एंट्री को करवाया है। ये होता है एक्चुअल, ये हम लोग को करना चाहिए, बट हम लोग ऐसा करते नहीं है। क्यों सर? हम लोग का सम में नॉर्मली क्या रहता है, ये ट्रीटमेंट रहता है कि प्री एक्विजिशन डिविडेंड received by H Limited is credited to PL account। बोलिए कहाँ क्रेडिट होना चाहिए था? इन्वेस्टमेंट में। कहाँ क्रेडिट किया? पीएल में। क्योंकि उसका अकाउंटेंट उतना डीपली अकाउंट्स को नहीं जानता होगा, उसको ये नहीं पता है कि ये जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है दिस इज इंक्लूसिव ऑफ डिविडेंड, देयरफॉर उसने माइनस नहीं किया। तो ऐसा सिचुएशन में क्या करता है हम लोग? रॉन्ग एंट्री, डू नॉट पोस्ट दिस एंट्री इन योर एग्जाम, ये आपको समझाने के लिए करवा रहे हैं। रॉन्ग एंट्री क्या किया? बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएल में डाल दिया। करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था, राइट? तो रेक्टिफिकेशन कॉन्सेप्ट जैसे हम लोग सीखे थे, पीएल में क्रेडिट होना ये गलत है, बैंक दोनों में मेरा करेक्ट है। तो अल्टीमेटली रेक्टिफाइड एंट्री क्या होना चाहिए? रेक्टिफाइड एंट्री शैल बी, पीएल को जो आपने गलती से क्रेडिट कर दिया था, पीएल को आपको डेबिट करना है और इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करना है। तो ऐसा मिस्टेक अगर करता है होल्डिंग कंपनी का अकाउंटेंट, तो हम लोग को सर जर्नल पास करना है ना, ऑब्वियसली जर्नल तो आपको समझाने के लिए किया। क्या करना पड़ता है हम लोग को? लेस प्री एक्विजिशन डिविडेंड फ्रॉम कॉन्सोलिडेटेड पीएल, क्योंकि होल्डिंग का प्रॉफिट पीएल अकाउंट में रहता है, कॉन्सोलिडेटेड पीएल। तो कॉन्सोलिडेटेड पीएल से हम लोग इसको माइनस करेंगे एंड लेस प्री एक्विजिशन डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा, देखो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अभी हम आपको डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग का कॉन्सेप्ट समझा देगा, आपको क्लियर हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बोल के लिखो, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में जो आता है। अरे क्या कर, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट कहाँ रहता है? एसेट साइड। तो एसेट साइड से लेस प्री एक्विजिशन डिविडेंड और कंसोलिडेटेड पीएल कहाँ रहता है? लायबिलिटी साइड। तो वहां से भी हम लोग माइनस किया, जस्ट 10 बोथ साइड विल टैली। समझ में आया? तो डबल एंट्री सिस्टम के इफेक्ट से प्री एक्विजिशन अगर हम लोग कोई मिस्टेक करता है तो हमको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। कैसे? पीएल में डाल दिए थे तो पीएल से हटाओ, और इन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं किया था तो इन्वेस्टमेंट को घटाओ। दिस इज द इफेक्ट। एवरीबडी प्लीज राइट इट डाउन। हो जाएगा तो बोलो डन। एवरीबडी कम टू क्वेश्चन नंबर 13। 13 में हम लोग देख पा रहे हैं H Limited purchased control of S Limited on 1/1/2011। एक सेकेंड, H Limited purchased control of S Limited on 1/1/2011। The following are the balance sheet of H and S। तो 1/1/2011 में खरीदा है।
अच्छा यहाँ पर देखो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल 12 लाख, 6 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस, नोट वन में आ जाएंगे। नोट वन में हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस में रिजर्व 1,20,000, 1 लाख। हम लोग को वी आर बॉदर्ड ओनली अबाउट सब्सिडियरी का रिजर्व्स एंड पीएल, बिकॉज एओपी में तो वही आता है। तो रिजर्व भी दिया हुआ है, पीएल भी दिया हुआ है, तो एओपी जो एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट बनाएंगे वहां पर रेवेन्यू रिजर्व भी बनाना पड़ेगा। ओके सर। नेक्स्ट करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेएबल नोट 2, 2 लाख, 1,60,000। तो ट्रेड पेएबल में एक ही आइटम है, 2 लाख, 1,60,000। उसके बाद आ जाता है फिक्स एसेट्स टेंजेबल 6,20,000, 6,40,000। तो 6 लाख, यहाँ पर 2,20,000 और मशीनरी 4 लाख हो गए, 1 0 एक्स्ट्रा हो गया है। तो ये हो गया मेरा एसेट, और यहाँ पर 2,80,000, 3,60,000 ऑन 1/1/2011, मतलब 1 साल पहले का बात है। जिस दिन वो खरीदा उस दिन इसके पास 1 लाख का, 1 0 ज्यादा है, 1 लाख इन जनरल रिजर्व एंड 1,20,000 क्रेडिट इन पीएल अकाउंट दिया हुआ है। तो ये मेरा बैलेंस ओपनिंग में था। इन जुलाई 2011 10% dividend was paid by S Limited for 2010। लास्ट ईयर का डिविडेंड इस साल दिया जा रहा है, तो इस डिविडेंड को हम लोग क्या कहलाते हैं? इस डिविडेंड को हम लोग प्री एक्विजिशन डिविडेंड कहलाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड को ये लोग क्या किया? ये लोग किया डिविडेंड रिसीव फ्रॉम एस लिमिटेड was credited to PL account। सर ये तो गलत कर दिया, यस गलत कर दिया। 90% क्वेश्चन में ऐसा ही मिस्टेक रहेगा आपको, तो आपको ठीक करना पड़ेगा। और लास्ट में बोलता है डेटर्स ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड्स 25,000 ड्यू फ्रॉम एच लिमिटेड, मतलब इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन म्यूचुअल सेट ऑफ हो जाएगा। तो सर इसको कैसे स्टार्ट करें? ऑब्वियसली जैसे स्टेप्स हम आपको सिखाया था, एवरीबॉडी कम टू द कॉपी, सम नंबर 13, स्टेप ए, date of acquisition, it is given specifically on 1/1/11, percentage of holding और percentage of acquisition बात सेम ही है। नीचे में बोलता है 45,000 शेयर, देखो आप नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में, तो 45,000 शेयर्स हम लोग खरीद रहे हैं, और सब्सिडियरी के पास 6 लाख रुपया का कैपिटल है। 6 लाख डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो 60,000 शेयर हो जाता है। एज्यूम किया फेस वैल्यू 10 रुपया है। It's coming to 75%. Got it, everyone? Point number B, analysis of profit. Particulars, capital profit, revenue profit, revenue reserve. ओपनिंग पीएल, इसका ओपनिंग पीएल नीचे में बोलता है 1,20,000 है, बट एक सेकेंड बिफोर मूविंग ऑन, अब 1,20,000 को इनर कलम में डालो, क्योंकि यहां से वो लोग डिविडेंड दिया है। डिविडेंड कब दिया है? साल का बीच में, तो ऑब्वियसली ओपनिंग बैलेंस से डिविडेंड दिया जाता है। तो पूरा प्री एक्विजिशन डिविडेंड जितना भी दे रहा है वो आप माइनस कर दोगे, बिकॉज प्रॉफिट बैलेंस से दिया जाता है। डिविडेंड दे रहा है ये लोग 10%, तो 6 लाख का 10%, सब्सिडियरी का कैपिटल 6 लाख है, उसका 10% 60,000। 10 मेरा ओपनिंग पीएल हो जाता है 60,000 रुपीज का। फिर आता है ड्यूरिंग द ईयर, क्लोजिंग पीएल। आप रिजर्व एंड सरप्लस में जाओगे तो क्लोजिंग पीएल 2 लाख रुपया का है, और साल का शुरुआत में कितना था सर? 1,20,000। नो, 1,20,000 से 60,000 चला गया, तो योर बैलेंस एक्चुअली केम डाउन टू 60,000। तो 60,000 से 2 लाख बढ़ गया मेरा, 1,40,000 से मेरा प्रॉफिट हुआ।
तो ये एकदम ध्यान से करना, नॉर्मल लॉजिक है। डिविडेंड दिया जाएगा तो पीएल कम होगा, उसके बाद हम लोग बैलेंस करेंगे। नेक्स्ट, रिजर्व्स। ओपनिंग रिजर्व में हम लोग देख पा रहे हैं मेरा बैलेंस दिया हुआ है 1 लाख रुपीज, दैट विल बी डायरेक्टली ऑन द कैपिटल प्रॉफिट वाला कॉलम। ड्यूरिंग द ईयर मेरा क्लोजिंग रिजर्व्स इज गिवन टू एज 1 लाख, तो सेम ही है सर, तो नहीं होगा डैश। लेट अस कैलकुलेट दिस टू थिंग्स। This is coming to 1,60,000 and this is coming to 1,40,000. होल्डिंग कंपनी मतलब H लिमिटेड, ब्रैकेट में परसेंटेज कितना, सॉरी 75% था। S लिमिटेड 25%, 1,20,000 and 40, 1,05,000 and 35,000। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद कॉस्ट ऑफ कंट्रोल सी। देखो मिस्टेक किया था, रेक्टिफाई करना है। हाँ सर मिस्टेक किया था, क्या मिस्टेक किया था, पीएल में डाल दिया था, जबकि ना इन्वेस्टमेंट में डालना चाहिए। तो ये इन्वेस्टमेंट मेरा इन्फ्लेटेड है, ज्यादा किया हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू इज गिवन टू अस 6,75,000। लेट अस रिकॉर्ड इन द इनर कॉलम बिकॉज माइनस होगा, लेस प्री एक्विजिशन डिविडेंड। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, प्लीज कंसेंट्रेट एवरीबॉडी। प्री एक्विजिशन डिविडेंड वो टोटल सब्सिडरी ने दिया कितना दिया था, 60,000, 6 लाख का 10%, कैपिटल का 10%, 60,000। बट क्या वो पूरा 60,000 सब्सिडरी को मिलेगा, नो, 60,000 का 75% मिलेगा। जैसे मेरा वाला एग्जाम्पल में 50,000 था, उसका 40 मिला था, वैसे ही। तो 45,000 सब्सिडियरी ने होल्डिंग को दिया, that is inclusive in the investment amount. Therefore, the actual cost of investment is 6,30,000. Now remaining part is same, less proportionate share capital। इसका परसेंटेज यू नो, 6 लाख का 75%, 4.5 लाख होगा, विल बी रिकॉर्डिंग इन द इनर कलम। उसके बाद कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी इज गिवन 1,20,000, 1,20,000 प्लस 45, 1,65,000 आ जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। 6,30,000 से 1,65,000 माइनस करोगे, आई एम वेरी सॉरी, रॉन्ग कैलकुलेशन। 4,50,000 प्लस 1,20,000, 5,70,000 होगा। $5,70,000, 6,30,000 का डिफरेंस, 60,000 will be our goodwill. Next, D, minority interest। शेयर कैपिटल 1,50,000, 6 लाख का 25%, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, नो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, तो कैपिटल प्रॉफिट 40 और 35। consolidated PL and consolidated reserves।
खुद का पीएल 1,20,000, लेस प्री एक्विजिशन डिविडेंड करना मत भूलना। जितना माइनस किया था इन्वेस्टमेंट से उतना ही माइनस करोगे यहां से भी। प्लीज डू द सम। यहां पर कैपिटल सॉरी कंसोलिडेटेड पीएल में ओन प्रॉफिट इज गिवन 2 लाख और रिजर्व है 1,20,000। तो इट्स कमिंग टू 1,55,000 and it's coming to 1,20,000. Consolidated balance sheet or consolidated financial statement, whatever. Equity and liabilities. Shareholders fund. शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में सिर्फ होल्डिंग का कैपिटल आता है 12 lakhs। नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर बी, रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसमें कंसोलिडेटेड पीएल, कंसोलिडेटेड रिजर्व दोनों आएगा। 1,55,000, 1,20,000। इसके बाद आता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कैपिटल रिजर्व नहीं था, यहाँ पर गुडविल था। माइनॉरिटी इंटरेस्ट 1,90,000, 2,25,000 ना। इसके बाद करेंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल से, ट्रेड पेबल्स में इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, तो 2 लाख प्लस 1,60,000, 3,60,000 दोनों का मिला के आता है, माइनस नीचे में बोलता है 25%, 25,000। एक जन बोलता है आपको देगा, दूसरा जन बोलता है हमको मिलेगा, तो दैट इज द इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन, दैट इज टू बी इग्नोर्ड। अच्छा, कंसोलिडेटेड पीएल में एक और ऐड होगा ना, फ्रॉम एओपी। फ्रॉम एओपी रेवेन्यू प्रॉफिट विच वाज 1,05,000। Is it coming to 2,60,000? Okay. $2,60,000. $3,35,000। मेरा लाइब्रेरी साइड हो जाता है। नंबर 2 बोल के एसेट्स, एसेट्स में नंबर 1 नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में सबसे पहले पॉइंट नंबर ए, फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल 6,20,000 plus 6,40,000, 10,60,000। Point number B, fixed assets dash intangible। इंटेंजिबल में हम लोग का गुडविल आया था। $60,000 का गुडविल।
फिर नंबर 2 करंट एसेट्स, इन्वेंटरी, कोई अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम नहीं है तो इन्वेंटरी जैसा था वैसे ही आ जाएगा। 90 प्लस 40 1,30,000। पॉइंट नंबर बी ट्रेड रिसीवेबल्स, टैंजेबल फिक्स एसेट्स 12,60,000, फिक्स टैंजेबल आ गया, इन्वेंटरीज आ गया। इन्वेंटरीज के बाद हम लोग का ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स 2 जन का आएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स 2 जन का है मेरा 1 लाख प्लस 1,80,000 2,80,000। 2,80,000 में से म्यूचुअल सेट ऑफ 25,000, 2,55,000 और लास्ट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2,35,000 प्लस 2 लाख 4,35,000। $21,40,000 आ जा रहा है बोथ साइड का टोटल। सो वी आर डन विद दिस सम। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे, जस्ट वेट बता रहे। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 14। द बैलेंस शीट ऑफ हावड़ा एंड शिवपुर लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2005 दिया हुआ है। पर्टिकुलर्स एच एस, ठीक है, ओके। शेयर होल्डर्स फंड, रिजर्व एंड सरप्लस, ट्रेड पेएबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। एसेट्स में, फिक्स एसेट्स में टैंजेबल, इंटैंजेबल। अच्छा, इंटैंजेबल ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब गुडविल का वैल्यू शायद ऑलरेडी दिया हुआ है। इसके साथ अगर कोई गुडविल कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में आया तो वो हम लोग जोड़ देंगे। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एस लिमिटेड में 3,80,000 का कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गया। इन्वेंटरी दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है। नोट टू अकाउंट्स में रिजर्व्स, पीएल दोनों दिया हुआ है, तो एओपी में हम लोग 3 कॉलम बनाएंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है, सिंपली इसको जोड़ के डालेंगे। फिक्स एसेट्स टैंजेबल दिया हुआ है, ब्रेकअप ए बी सी, एंड इंटैंजेबल में गुडविल। डेट ऑफ एक्विजिशन एंड नंबर ऑफ शेयर्स बॉट इज 2,000 शेयर्स। शिवपुर का शेयर कैपिटल कितना था? 2.5 लाख। 2.5 लाख मतलब अगर आप इसको 10 करके करोगे तो 25,000 शेयर होगा। 25,000 में 2,000 शेयर खरीदोगे तो कभी होल्डिंग नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर एजम्पशन फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स विल बी 100 रुपीज। तो नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी विल बी 2500। 2500 में से 2,000 हम लोग खरीद लिया तो परसेंटेज आ जाएगा। जिस दिन खरीदा उस दिन उसका क्रेडिट बैलेंस पीएल में 30,000 था, रिजर्व में 50,000 था। ओके। पॉइंट नंबर सी, on 1/6/2004 Shivpur Limited declared a dividend out of its pre-acquisition profit, मतलब ओपनिंग पीएल से डिविडेंड दिया at rate 12% on its share capital। और हावड़ा ने उसको क्या किया? जिसका डर था वही किया, पीएल में क्रेडिट कर दिया। ये पीएल में नहीं होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट में आना चाहिए। तो वही चीज हम लोग को इसका इफेक्ट लाना है। एक तो एओपी में आएगा ही, प्लस कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और कंसोलिडेटेड पीएल में भी आएगा। पॉइंट नंबर डी, शिवपुर owned 20,000 for purchase of inventories from Howrah. This will be actually not owned, this will be owed। मतलब शिवपुर हावड़ा से कोई सामान खरीदा था तो उसके लिए उसको पेमेंट करना पड़ेगा। कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 20,000 रुपया फॉर परचेज ऑफ इन्वेंटरीज फ्रॉम हावड़ा लिमिटेड। द एंटायर इन्वेंटरी इज हेल्ड, पूरा इन्वेंटरी मेरा बाकी है, जिसमें हावड़ा ने प्रॉफिट कितना किया था? 25% ऑन कॉस्ट। तो मेरा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आ जाएगा। और ये मेरा कौन सा स्ट्रीम हो गया? अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम? शिवपुर मतलब सब्सिडियरी को देना पड़ेगा पैसा, मतलब होल्डिंग ने बेचा था तो होल्डिंग बेचा तो ये डाउनस्ट्रीम एडजस्टमेंट हो जाता है, जिसका इफेक्ट इन्वेंटरी में माइनस, कंसोलिडेटेड पीएल में माइनस। तो माइनॉरिटी में कोई इफेक्ट नहीं है।
पॉइंट नंबर ई, एक और एडजस्टमेंट जिसको हम लोग को देखना पड़ेगा वो है मेशिनरी स्टैंडिंग इन द बुक्स ऑफ शिवपुर 1,20,000 ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। जिस दिन खरीदा था उस दिन शिवपुर के पास मशीनरी 1,20,000 का था, उसको रिवैल्यू करने बोला है 1,44,000 को। एक जीरो ज्यादा हो गया अगेन, 1,44,000 को उसको करना बोला है। तो बोलो 1,20,000 को 1,44,000 करोगे तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ या रिवैल्यूएशन लॉस हुआ? सर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ सर, 24,000 का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। कब हुआ? जिस दिन खरीदा, तो कैपिटल प्रॉफिट में आएगा, एओपी में। शुरू करते हैं ये सम, बट आप सबसे एक ही चीज का रिक्वेस्ट है, एवरीबडी प्लीज गो थ्रू प्लांट एंड मशीनरी का सब्सिडियरी के पास एट द एंड ऑफ द ईयर कितना रुपया का मशीन है? 1,08,000। जिस दिन खरीदा उस दिन कितना था? 1,20,000। तो एक साल में वो कितना से घट गया? एक साल में वो घट गया है कुछ 12,000 रुपया का। तो 12,000 का अगर मेरा घट जाता है तो फिर ये मेरा कितना हो जाता है डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन मेरा 12,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000, 10% का डेप्रिसिएशन है। सर ये डेप्रिसिएशन क्यों निकाल रहे हो? डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के ऊपर डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज निकालने के लिए। तो ये हम आपको स्टार्टिंग में ही लिखाएगा वर्किंग नोट में, उसके बाद हम लोग स्टेप से शुरू करेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट। नंबर 14, working note number 1, book value of plant of S Limited, S Limited मतलब शिवपुर, ऑन जिस दिन खरीदा 1/4/2004 इज इक्वल टू 1,20,000 लेस बुक वैल्यू ऑफ प्लांट ऑफ एस लिमिटेड ऑन एक साल बाद 1,08,000, तो 12,000 depreciation charged. Therefore, rate of depreciation साल का बिगिनिंग में जो वैल्यू था उसके ऊपर 12,000 चार्ज किया, साल का बिगिनिंग में 1,20,000 था, इंटू 100, तो 10% का मेरा डेप्रिसिएशन हो जाता है। ओके, तो बुक वैल्यू ऑफ प्लांट ऑन एस लिमिटेड ऑन 1,404 1,20,000 लेस बुक वैल्यू ऑफ प्लांट ऑफ एस लिमिटेड ऑन 31,3, अरे 31,305 होगा, एक साल बाद है ना। तो मेरा 12,000 का डेप्रिसिएशन वी हैव चार्ज, तो दैट इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी 10%। नाउ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, साल का बिगिनिंग में करने को बोला है आपको, तो 1,44,000 करना है, था मेरा 1,20,000, तो देयरफॉर 24,000 से मेरे को बढ़ाना है। देयरफॉर डेप्रिसिएशन हम लोग ज्यादा चार्ज किया या कम चार्ज किया? सर कम चार्ज किया, 1,20,000 के ऊपर किया था सर, 1,44,000 के ऊपर होना चाहिए था, तो वी हैव अंडर चार्ज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज कितना होगा? 24,000 का ऊपर 10%, 2,400 रुपीज। तो इसका क्या इफेक्ट आएगा? जो लोग मेरा पहले का सम किए थे वो लोग को समझ में आ जाएगा, फिर भी एओपी जब होगा तब और क्लियर होगा। लेट अस स्टार्ट विद द आवर नॉर्मल स्टेप्स, दैट इज परसेंटेज ऑफ होल्डिंग एंड डेट ऑफ एक्विजिशन। लेट अस कंटिन्यू दिस वर्किंग नोट ओनली। तो 1 2, उसके बाद नंबर 3,
डेट ऑफ एक्विजिशन एडजस्टमेंट में पहला पॉइंट में दिया हुआ था 1404, सॉरी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, वी बॉट 2000 शेयर्स, उसके पास 2500 शेयर था, 100 रुपया ईच हम लोग एज्यूम कर लिए। परसेंटेज ऑफ एक्विजिशन। नंबर 4, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। Do it very carefully because lot of adjustments are there. सर हम थोड़ी करेंगे, आप ही करोगे। ओके, पर्टिकुलर्स, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, रेवेन्यू रिजर्व। अगर आपको लगता है कि सर रेवेन्यू रिजर्व होगा कि नहीं होगा, पहले से क्यों लिख रहे हो, तो आप एक काम करना, राइट हैंड साइड में जगह छोड़ देना, जब होगा तब हेडिंग दे देना। तो यहां पर मेरा सबसे पहले आता है ओपनिंग पीएल। ओपनिंग पीएल इज गिवन 30,000 रुपीज। हम इसको पर्टिकुलर्स में ही लिखेंगे बिकॉज प्री एक्विजिशन डिविडेंड पे ऑफ होगा, लेस प्री एक्विजिशन डिविडेंड। माइंड इट, एओपी में फुल अमाउंट ऑफ प्री एक्विजिशन डिविडेंड का एडजस्टमेंट होता है, क्योंकि सब्सिडियरी अभी दे रहा है, अभी होल्डिंग सब्सिडियरी का बाइफर्केशन नहीं हो रहा है। बाइफर्केशन तो एओपी में टोटल करने के बाद आता है। तो पूरा प्री एक्विजिशन डिविडेंड कितना आ रहा है, 12% ऑफ इस शेयर कैपिटल बोला है, तो उसका शेयर कैपिटल 2.5 लाख था। 12% ऑफ 2,50,000, जितना आप ब्रैकेट में वर्किंग नोट को शो करोगे उतना आपको समझ में आएगा बाद में। तो मेरा था यहाँ पर 2,50,000 रुपीज का कैपिटल इंटू 12%, 30,000। सर पूरा ही तो चला गया, चला गया तो चला गया, क्या कर सकते हैं। नील ड्यूरिंग द ईयर, साल का बिगिनिंग में नील था और क्लोजिंग पीएल में वर्किंग नोट मतलब नोट टू अकाउंट नंबर 1 सब्सिडियरी का हो गया 90,000, तो 90,000 से बढ़ गई है, पूरा 90,000 ही मेरा रेवेन्यू प्रॉफिट हो जाता है। पीएल अकाउंट हो जाता है हम लोग का नेक्स्ट बी, रिजर्व्स। रिजर्व्स का बिगिनिंग में बैलेंस था 50,000 और क्लोजिंग में रिजर्व है 60,000, तो 10,000 से बढ़ गया रेवेन्यू रिजर्व। और ऊपर में जो 1 एंड 2 वर्किंग नोट किए थे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के लिए, उसको भी डालना है। पॉइंट नंबर सी, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 24,000, क्योंकि वो डेट ऑफ एक्विजिशन में रिवैल्यू हो रहा है, तो ये ओपनिंग प्रॉफिट में आता है। और उसी पॉइंट में लिख लेना डेप्रीसिएशन अंडर चार्ज, मतलब कम चार्ज हो कम चार्ज हुआ था तो अभी चार्ज करना है। डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द ईयर में आता है तो रेवेन्यू प्रॉफिट से माइनस करोगे। व्हाट वाज आवर कैलकुलेशन, अंडर चार्ज मेरा 24 रुपया का आया था, तो 2400। Before summing up the individual items, let us check is there any other item that has been left. A हो गया, B हो गया, C का प्री एक्विजिशन हो गया, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम तो यहाँ नहीं आएगा, पॉइंट नंबर E हो गया। तो we are done with all the adjustments in AOP. Let us do the totaling. Anybody have any queries? Can ask me. ये 10,000, ये 87,600, and this is 74,000. Now bifurcate this thing among H limited and S limited in the ratio of percentage कितना था, 80%, 20%।
74,000 का 80%, 59,200. 70080. 17,520. 8,000. 2,000. एवरीबडी प्लीज रिवाइज एंड लेट मी नो एओपी में कोई डाउट है तो, क्योंकि एओपी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है हम लोग के लिए. इज इट ओके? ओके, थैंक यू. मूविंग ऑन. इसके बाद हम लोग का स्टेप आता था कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का. बहुत संभाल के, क्योंकि हम लोग का हैबिट में आ जाता है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में. सिंपली हम लोग कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से प्रोपोर्शनल कैपिटल माइनस करते हैं. प्री एक्विजिशन डिविडेंड अभी आने लगा है हम लोगों का, तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड को लेना मत भूलना. पॉइंट नंबर 5, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल. कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनर कलम में इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हाउ मच इट वाज 3,80,000 लेस प्री एक्विजिशन डिविडेंड. संभाल के, प्री एक्विजिशन डिविडेंड होल्डिंग को कितना मिलेगा वो माइनस करोगे, बल्कि पूरा नहीं. 30,000 सब्सिडरी ने पूरा दिया है, जिसका 80% होल्डिंग को मिलेगा, और होल्डिंग ने उसको गलती से पीएल में डाला है. इन्वेस्टमेंट से माइनस होना चाहिए, तो 24,000 माइनस होगा. 3,56,000 लेस प्रोपोर्शनेट शेयर कैपिटल. 2.5 लाख का 80%, 2 lakhs. कैपिटल प्रॉफिट 59,200. 259,200 96,800 आ जाता है हम लोग का गुडविल. ओके एवरीवन, सो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल भी हो जाता है. इसके बाद माइनॉरिटी कंसोलिडेटेड पीएल इज वेरी इजी. दिस वाज वर्किंग नोट नंबर 5. वर्किंग नोट नंबर 6, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, शेयर कैपिटल 20% ऑफ 2.5 लाख, 50,000. कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, revenue reserve also there. 14,800, 17,520, 2,000. 14,800, 17,520, 2,000. 50,000 plus 14,800 plus 17,520 plus 2,000. 84,320. MI के बाद working note number 7, consolidated PL and consolidated reserves. ओन खुद का पीएल, खुद का रिजर्व्स 1.5 लाख का है पीएल, एंड 1 लाख का है रिजर्व्स. फ्रॉम एओपी 70, 80, 780 and 80,000, sorry 8,000.
7,000,080, 70,080 रुपया एंड 8,000. नाउ लेस प्री एक्विजिशन डिविडेंड 24,000 पीएल में माइनस होना चाहिए, क्योंकि पीएल में डाल दिया था, जो गलत किए थे हम लोग. वी आर नाउ रेक्टिफाइंग इट. और क्या होगा सर? और होगा, कम टू एवरीबडी, पॉइंट नंबर डी. शिवपुर के पास 20,000 रुपया का इन्वेंटरी है और ये पैसा उसको देना भी है. तो ये जो पैसा देना है इसमें प्रॉफिट होल्डिंग ने किया है, तो लेस अनरियलाइज प्रॉफिट 20,000 का इन्वेंटरी, इसमें प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट. कॉस्ट 100, प्रॉफिट 25, सेल्स 125. दिस इज इक्वल टू 125. तो 100 के लिए 25 के लिए कितना होगा? वी नीड प्रॉफिट ओनली. तो 20,000 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 5, 4,000 रुपया माइनस, इसमें कुछ नहीं होगा, नेट फिगर 1,50,000 प्लस 7,080 माइनस 24,000 माइनस 4,000, 192,080. दिस इज 18,000, नहीं, 1,08,000. We are done with all the items. Now we will be posting in our balance sheet consolidated financial statements. Do it in a proper format, जैसे हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे करोगे. तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 ये कैप्स में देना, इक्विटी एंड लायबिलिटी. इसके बाद पॉइंट नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड. पॉइंट नंबर ए शेयर कैपिटल, इसमें सिर्फ होल्डिंग का कैपिटल आता है 6 लाख रुपया. पॉइंट नंबर बी रिजर्व्स एंड सरप्लस, consolidated reserves 1,08,000, consolidated PL 192,080. Number 2 minority interest 84,320. इसके बाद आता है मेरा ट्रेड पेबल्स. संभाल के, करेंट लायबिलिटी के अंदर में पॉइंट नंबर ए ट्रेड पेबल्स. ट्रेड पेबल्स में एडजस्टमेंट है सर. वो तो इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, तो वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी है और वो पैसा उनको देना भी है, ओड है. मैंने एन कटवा दिया आपको, अब बोला ओड. ओड मतलब देना पड़ेगा. तो फिर ट्रेड पेबल में जो टोटल है 70 प्लस 60 1,30,000, वहां से जितना इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन का पेमेंट है 20,000 रुपीज माइनस करके 1,10,000 आ जाता है. उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन. वो तो जितना है उतना ही हम लोग जोड़ के डाल देंगे. शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा है एसटीपी 60 प्लस 70 1,30,000. हम एसेट्स को दाहिना तरफ बना रहे हैं, आप लोग नीचे को बनाओगे प्लीज. एसेट्स में नंबर 1 नॉन करेंट एसेट्स कहाँ गया? हाँ, नॉन करेंट एसेट्स में पॉइंट नंबर ए, वेरी केयरफुली यू विल हैव टू डू इट नाउ, बिकॉज फिक्स्ड एसेट्स में देयर वाज अ रिवैल्यूएशन. टेंजिबल एसेट्स 3,30,000 प्लस 1,88,000 प्लस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 24,000 से प्लस माइनस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट.
तो मेरा एओपी में डिप्रिसिएशन अंडर चार्ज 2400 का था और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 24,000 का था, तो माइनस 2400। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। इसका नेट फिगर डालो, 3,30,000 प्लस 1,88,000 प्लस 24,000 माइनस 2,400, 539,600। आफ्टर डूइंग इट, गुडविल था ना हम लोग का कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में, या गुडविल 96,800 का था। पॉइंट नंबर 2, this was tangible, this was intangible. इंटेंजिबल गुडविल में 60 प्लस 40 1 लाख प्लस 96,800, 1,96,800 का मेरा गुडविल आ जाता है टोटल। आफ्टर डूइंग विथ फिक्स्ड एसेट्स, वी विल नाउ मूव ऑन टू नॉन करंट एसेट्स, सॉरी करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में इन्वेंटरीज, इन्वेंटरी से डाउनस्ट्रीम एडजस्टमेंट वाज देयर, 70 प्लस 1,40,000, 2,10,000 माइनस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 4,000, 2,06,000 I guess. Point number B, trade receivables, 60 plus 1 lakh, 1,60,000, और इंटरकंपनी ट्रांजैक्शन में 20,000। देखो पेबल में भी किए थे, यहाँ पर भी किया, इट्स कमिंग टू 1,40,000। और लास्ट पॉइंट नंबर सी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सिंपली टोटल करके डाल दीजिए, 80 plus 62, 1,42,000। प्लीज क्रॉस चेक whether it is telling or not. So the total is coming to 12,24,400.